Goods and Services Tax. Today's topic is valuation of supply. वैल्यूएशन वैल्यूएशन का मतलब ये है कि सप्लाई का वो वैल्यूएशन जिस पे टैक्स लेवी हो सके, मतलब हम कह सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है, इसके रूल्स क्या हैं, तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे हम जीएसटी के अंदर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखिए हमने इससे पहले रूल्स सीखे थे टाइम ऑफ सप्लाई के, कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में, किस गुड्स में कैसे, हम किस सर्विस में कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब हम टर्न आ चुका है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, मतलब एक वो अमाउंट जिस पे जीएसटी लेवी होगा, जिस पे जीएसटी चार्ज होगा, उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट गवर्नमेंट का लॉस ना हो, ना ही बायर एंड सेलर के बीच में कोई डिस्प्यूट रहे। एकदम फेयर, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए एज पर रूल्स, जिससे कोई भी डिस्प्यूट ना रहे, ना ही गवर्नमेंट का कोई लॉस रहे। जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, रिसिपिएंट मतलब बायर, जो सप्लायर मतलब सेलर को पेमेंट करता है, वही जनरल टर्म में है वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन फिर भी कुछ और टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें ये नहीं डिटरमाइन हो पाता है। तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशंस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। अभी मेन पॉइंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट स्लाइड में हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ये मेन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट बताता है चाहे हम गुड्स का वैल्यूएशन करें या सर्विस का, दोनों के लिए रूल्स सेम हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई एंड इट कैन बी पेड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश। कह रहा है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या है, कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई है, मतलब जो कंसिडरेशन मिल रहा है वही क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन of the correct value of supply is necessary for successful operation of GST। मतलब सही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी तभी सही जीएसटी मतलब टैक्स भी सही कैलकुलेट हो पाएगा, और जब सही टैक्स कैलकुलेट होगा तभी जीएसटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का, वो है सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। हम समझेंगे सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या है, अभी हम आगे ये समझेंगे। द डिटरमाइंड प्राइस ऑफ सप्लाई इज द टैक्सेबल वैल्यू। जो हम प्राइस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे उसी को हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, उसी पे ही टैक्स लगता है, उसी पे ही जीएसटी लगता है। नेक्स्ट है जो इनवॉइस, अगर आप कुछ परचेज करके लाते हैं, जो इनवॉइस की वैल्यू होती है, टोटल इनवॉइस वैल्यू, अगर उसमें से हम जीएसटी लेस कर दें तो जो रिमेनिंग बचा वही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपये की एक शर्ट परचेज करके लाए एंड इस 1000 रुपये में आपने 50 रुपये टैक्स भी दिया था, मतलब जो बिल का अमाउंट था वो 1000 था और 50 रुपये टैक्स था। इट्स मीन्स वैल्यू ऑफ सप्लाई 950 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में है। तो अभी हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं, अब हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 15 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जनरल रूल वही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। देखिए वैल्यूएशन दो तरीके से होता है, एक तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग एंड सेकंड है वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग। सेक्शन 15 कब अप्लाई होगा ये हम सीखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कब सेक्शन 15 अप्लाई होगा, क्योंकि अगर सेक्शन 15 अप्लाई नहीं हुआ तो फिर वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग होना है। तो देखिए जो सेक्शन 15 है वो तभी अप्लाई होगा जब बेसिक टू बेसिक कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। प्राइस ओनली कंसिडरेशन होना चाहिए सेल के लिए, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स। जो बायर एंड सेलर होंगे वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे,
वो रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो सेक्शन 15 अप्लाई होगा। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है या दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। जो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी वो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इंक्लूजन्स हैं, क्या एक्सक्लूजन्स हैं जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंक्लूजन्स की। देखिए, कोई भी टैक्स अगर चार्ज किया जा रहा है अदर देन जीएसटी तो वो इंक्लूड करा जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सप्लाई, मतलब ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को पे करना था बट रिसिपिएंट ने पे कर दिया, तो इस अमाउंट को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब पैकिंग के चार्जेस हैं, कमीशन है, तो ये भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है अगर सप्लायर डिले पेमेंट के लिए कुछ इंटरेस्ट या पेनाल्टी चार्ज कर रहा है तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर कोई ग्रांट मिली है, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई ग्रांट मिली है तो वो भी इंक्लूड की जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो ये हमारे थे इंक्लूजन्स। अब हम एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू से एक्सक्लूड रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर दी सप्लाई, अगर सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम तक कोई डिस्काउंट दिया गया है तो हम उसे क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर सप्लाई होने के बाद कोई डिस्काउंट दिया गया है तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए कुछ रूल हैं। वो क्या रूल हैं? पहली बात तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम आगे आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, और दूसरी बात दोनों को, बायर एंड सेलर को पता होना चाहिए कि ये डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब ये दो मेन बातें होनी चाहिए। एंड फिर अगर डिस्काउंट मिलता है फ्यूचर में तो जो आईटीसी क्लेम की होगी रिसिपिएंट ने वो उसको रिवर्स करनी होगी। आफ्टर द डेट ऑफ सप्लाई डिस्काउंट कैसे मिलता है? फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो परचेज करता है किससे? मैन्युफैक्चरर से। एंड मैन्युफैक्चरर ने उसे टारगेट दिया कि अगर तुम्हारी टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा रहेगी तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे 5%। इट्स मीन्स जब सप्लाई हो रही थी तो डिस्काउंट नहीं दिया गया हो। क्यों? क्योंकि टर्नओवर का पता ही नहीं है अभी 200 करोड़ हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन पता लगा उसकी एनुअल टर्नओवर हो गई 200 करोड़। तो अब क्या होगा? अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। तो अब इस डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा जबकि ये आफ्टर द डेट ऑफ सप्लाई है। लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरर और रिसिपिएंट, मतलब जो सप्लायर और रिसिपिएंट है, दोनों को पता है कि ये डिस्काउंट हमें मिलना था, ये डिस्काउंट हमें देना था अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है टर्नओवर का। तो ठीक, तो डिस्काउंट को क्या किया जाता है? एक्सक्लूड। अगर एट द टाइम और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया तो एकदम एक्सक्लूड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया तो जो मैंने अभी कंडीशन बताई कि एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी बात दोनों को पता होना चाहिए कि हाँ ये डिस्काउंट दिया जाना है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी या ऐसी कोई डिपॉजिट है जो रिसिपिएंट मतलब बायर उसने पेमेंट किया सप्लायर को और वो रिफंडेबल है, तो इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई ग्रांट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो हमने सीखा सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। सेक्शन 15 सबसे पहले अप्लाई तभी होगा जब दो बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएंगी। वो दो कंडीशन याद रखना बिल्कुल, प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल, फिर प्राइस होना चाहिए, एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, तभी सेक्शन 15 अप्लाई होगा। अदरवाइज वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, फिर जो वैल्यू होगी वो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। सेक्शन 15 में क्योंकि रिलेटेड पर्सन का डिस्कशन किया गया कि रिलेटेड पार्टी नहीं हो, तो हमें ये भी तो पता हो कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, रिलेटेड पार्टीज कौन होती हैं। तो देखिए, हमने कुछ लिखा है रिलेटेड पार्टीज के बारे में। क्या है? सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस। अगर वो डायरेक्टर हैं या ऑफिसर हैं एक दूसरे के किसी के भी बिजनेस के, तो वो रिलेटेड पार्टी
हो जाएंगे। मतलब सेलर कंपनी और वो डायरेक्टर को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा इस केस में, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन ए बिजनेस। हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो और वो पार्टनर हो उसमें, और उस पार्टनर को गुड्स सेल किया जा रहा हो उसी फर्म से जिसमें वो पार्टनर हो, तो इस केस में भी वो क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो, जो सेलर हो वो एम्प्लॉयर हो और जो बायर हो वो क्या हो, एम्प्लॉय हो, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रिलेटेड पर्सन। या कोई ऐसा पर्सन जो 25% और मोर वोटिंग राइट रख रहा हो, मतलब जिसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो 25% या उससे ज़्यादा, तो वो भी क्या होगा, रिलेटेड पर्सन होगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स दी अदर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो डायरेक्टर है, एंड उस बंदे के जो डायरेक्टर उसके फादर परचेज करना चाहते हैं गुड्स, तो अब जबकि जो फादर हैं डायरेक्टर के वो कंपनी में कोई किसी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन तब भी वो इनडायरेक्टली क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या है, वो रिलेटेड पर्सन हैं। एंड लास्ट दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। जो बायर एंड सेलर हैं वो सेम फैमिली के मेंबर हैं, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन के बारे में हमने पढ़ा कि रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं। अगर सेक्शन 15 अप्लाई नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, तो वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई होंगे। तो हम सीखेंगे वैल्यूएशन रूल्स ऑफ सप्लाई क्या हैं, कैसे उससे वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, हम अब सीखेंगे। वैल्यूएशन रूल्स ऑफ सप्लाई, रूल 27 ऑफ CGST रूल 2017, वेयर द कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट होली इन मनी। मतलब जब कंसिडरेशन मनी की फॉर्म में, सिर्फ मनी की फॉर्म में नहीं होगा, तो वैल्यूएशन रूल 27 ऑफ CGST रूल्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों, क्योंकि होली मनी तो दिया नहीं है, तो हमें पता नहीं कि ये हमें कितने का पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने मनी भी दी होगी और कुछ और भी पे किया होगा, मतलब कंसिडरेशन इन कैश एंड इन काइंड दोनों में रहा होगा। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो होगी ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जो ओपन मार्केट प्राइस होगा, मतलब ओपन मार्केट में वो सेम गुड्स जितने का बिक रहा होगा, वो होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इफ ओपन मार्केट प्राइस नॉट अवेलेबल, अगर ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू टोटल of consideration in money plus amount in money as equivalent to the consideration not in money। मतलब सम टोटल आप ले लीजिए जो मनी की फॉर्म में दिया है, उस प्लस उसमें कर लीजिए क्या, आपने कुछ और जो इन काइंड जो भी दिया है उसको मनी में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब वो कितने का था, और उनको ऐड कर दीजिए, तो वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इफ दी वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर पॉइंट 1 एंड 2, मतलब ओपन मार्केट प्राइस भी नहीं हम देख पा रहे हैं, डिटरमाइन कर पा रहे हैं, एंड जो उसका जो उसमें काइंड में हमने कंसिडरेशन दिया उसकी भी मनी हमें नहीं पता लग पा रहा है। तो इस तरीके से अगर 1 और 2 में हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होगा आप उससे मिलती जुलती चीज़ का मार्केट में प्राइस पता कर लीजिए और वही होगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज्ड अ न्यू मोबाइल for which he gave ₹20,000 in cash and old phone। मिस्टर ए ने एक फ़ोन परचेज किया है, न्यू मोबाइल फ़ोन, इसके लिए उन्होंने 20,000 रुपये कैश पे किया है एंड एक पुराना फ़ोन भी दिया है। द प्राइस ऑफ द ओल्ड फोन वॉज नॉट नोन बट द न्यू मोबाइल फोन ऑफ दैट काइंड वॉज सोल्ड इन द ओपन मार्केट 26,000। कह रहे हैं पुराने मोबाइल का प्राइस नहीं पता है, लेकिन जो न्यू मोबाइल है ओपन मार्केट में वो 26 का मिल जाएगा अगर आप सिर्फ कैश में मोबाइल परचेज करने जाओगे। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 26,000 होगी। क्यों, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू 26,000 है। बट इफ इन दिस एग्जांपल द ओल्ड मोबाइल फोन इन एक्सचेंज वाज वर्थ ₹4,000, then the consideration of the new mobile phone would be 20,000 plus 4,000 is equals to 24,000। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हमने पुराना फ़ोन दिया वो 4,000 का है और 20,000 रुपये कैश दिए हैं, तो इसका मतलब
पॉइंट 2 जो है वो अप्लाई हो गया 20,000 प्लस 4,000, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी 24,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों से हमें डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो उससे मिलता जुलता मोबाइल फोन के रेट पता कर लीजिए और वही क्या होंगे हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। तो ये अभी हमने पढ़ा, जब कंसिडरेशन सिर्फ मनी की फॉर्म में नहीं होगा तो वैल्यूएशन रूल 27 एप्लीकेबल होगा और इस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन की जाए। नेक्स्ट है रूल 28 ऑफ CGST रूल्स 2017। ये कब अप्लाई होगा, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन अदर देन एन एजेंट। एजेंट के अलावा अगर रिलेटेड पर्सन में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो वैल्यूएशन होगी वो रूल 28 के अकॉर्डिंग होगी। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओपन मार्केट में जो वो गुड्स जितने का बिक रहा है वही ले लीजिए आप, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए। लेकिन अगर ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ सच सप्लाई, मतलब जो आपने प्रोडक्ट दिया है उससे मिलती जुलती उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट का रेट पता कर लीजिए, वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन मान लीजिए इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर पॉइंट 1 एंड 2, मतलब ना तो ओपन मार्केट प्राइस पता लग रहा है ना ही उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट का प्राइस पता चल रहा है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन की जाएगी वो एज पर रूल्स 30 एंड 31 ऑफ CGST रूल्स डिटरमाइन की जाएगी। अब ये 30 और 31 में कैसे डिटरमाइन होगा ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि रूल 30 एंड रूल 31 के अकॉर्डिंग कैसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। रूल 29 ऑफ CGST रूल्स 2017, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, मतलब जब एजेंट के थ्रू सप्लाई हो रही है या रिसीव हो रहा है गुड्स, तो फिर जो रूल 29 अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन, मतलब जो रिसिपिएंट है गुड्स का वो अपने कस्टमर को जितने में ये गुड्स बेचेगा उसका 90% निकाले, लेकिन जो कस्टमर होगा वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से ऑप्शन है वो जो चूज करना चाहे उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई चूज कर सकता है। लेकिन अगर इन पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 1 ही है, ये बीच में और लगाया तो एक ही पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी एज पर रूल 30 एंड 31 ऑफ CGST रूल्स। तो 30 और 31 रूल क्या है अब आगे हम ये सीखेंगे। अब हम वैल्यूएशन रूल 30 को डिस्कस करेंगे। जो 30 और 31 की भी बात कर रहे थे तो हम वैल्यूएशन रूल 30 डिस्कस करेंगे। देखिए जो 30 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट के बेसिस पे होता है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट या एक्विजिशन की कॉस्ट होती है उसके बेसिस पे होता है। मतलब जब हम वैल्यू एज पर रूल 27, 28 एंड 29 नहीं कर पाते हैं और ओपन मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं होता है या हम किसी और वे में वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं तो रूल 30 एप्लीकेबल होता है। और रूल 30 तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी। अगर कॉस्ट भी नहीं पता है तो रूल ये अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मली कॉस्ट तो पता ही होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हुई होगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने की उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसका 110% होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड इस मेथड को हम कहते हैं कंप्यूटेशन मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए सेंट अ न्यू प्रोडक्ट टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बी को एक नया प्रोडक्ट बेचा है या सप्लाई किया है, whose value is not available in the open market and the value of supply is not being determined in any other way। हमें ओपन मार्केट में वैल्यू भी नहीं पता है और किसी और तरीके से भी हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर ए हैज स्पेंट ₹5,000 इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट सैड प्रोडक्ट। मिस्टर ए ने इसके प्रोडक्शन में 5,000 रुपये खर्च किए, मतलब इसकी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 5,000 रुपये आई है। इस एग्जाम्पल में क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो होगा 5,500 रुपये। क्यों, क्योंकि 5,000 का 110% कितना हुआ, 5,500 रुपये। तो इस केस में वैल्यू
ऑफ सप्लाई 5500 रहेगी एंड रूल 30 तभी एप्लीकेबल होगा जब 27, 28, 29 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं एंड हमें कॉस्ट पता है, तब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 30 डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड मतलब रेसिडुअल का मीन्स होता है बचा कुचा, मतलब जब सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे तो हम रूल 31 के अकॉर्डिंग वैल्यू का डिटरमाइन करेंगे। वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 to 30, मतलब जब हमने 27 से 30 तक हम वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, द सेम शैल बी डिटरमाइन यूजिंग द रीजनेबल मीन्स, मतलब रीजनेबल तरीके से अब हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। मतलब अब हम क्या करेंगे, हम जनरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रीजनेबल तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जिसमें हम रूल 27 to 30 की हेल्प भी लेंगे एंड सेक्शन 15 की हेल्प भी लेंगे। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, रेसिडुअल मेथड, मतलब बचा कुचा। तो इस तरीके से हम रूल 31 के अकॉर्डिंग, जब सारे ऑप्शन क्लोज तो रूल 31 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और रीजनेबल तरीके से करेंगे।